हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। जैसा कि हमने सीटेट के लिए और जनरल नॉलेज के लिए जो सीरीज़ चला रखी है, तो उसी क्रम में हमने अभी अपना पॉलिटिकल साइंस का कक्षा 6 का पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम ज्योग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक की पहली लेसन है, जिसको हमने 2 पार्ट में बांटा है क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, तो इसीलिए हमने इसको 2 पार्टों में बांट करके आपके पास लाए हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, क्लास 6 लेसन 1। लेसन का नाम सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है और इसी कारण से इसकी वजह क्या है कि ये संयुक्त राजधानी क्यों है? तो इसकी वजह ये है कि पंजाब राज्य के अंदर से ही हरियाणा निकला है और पंजाब राज्य के अंदर से ही हिमाचल प्रदेश भी निकला था। तो इसीलिए चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का प्रशासनिक मुख्यालय चंडीगढ़ में है और पंजाब और हरियाणा का जो कंबाइंड कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पुस्तक किस दिशा निर्देशों के अनुरूप लिखी गई है? तो एनसीईआरटी की पुस्तक किस दिशा निर्देशों के अनुरूप लिखी गई है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार लिखी गई है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझा जाए तो इसके अंदर क्या बात कही गई है? इसके अंदर ये कहा गया है कि बच्चे अपने चारों तरफ के अनुभव के आधार पर सीखें, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। अनुभव यानी कि करके सीखने की बात की गई है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में किस बात के बारे में कहा गया है, तो उसमें कहा गया है अनुभव के आधार पर सीखना, करके सीखना, या इंग्लिश में कहें तो लर्निंग बाय डूइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, चंद्रमा पूर्व से कब दिखता है? चंद्रमा पूर्व से कब दिखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पूर्व से पूर्णिमा के दिन दिखता है। तो चंद्रमा जो होता है वो पूर्णिमा के दिन दिखता है और आपको पता होगा कि जब पूर्ण पूर्णिमा होती है तो उस दिन चंद्रमा पूरा सर्कल यानी कि पूरा गोलाकार दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा को कब नहीं देखा जा सकता? तो चंद्रमा को कब नहीं देखा जा सकता है? तो अमावस्या को नहीं देखा जा सकता। इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। इस रात आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि नए चंद्रमा की रात्रि किसको कहा जाता है, तो आपको यही लगाना है, क्या नए चंद्रमा की रात्रि कहा जाता है अमावस्या को। ठीक है, और होता क्या है कि चंद्रमा पूरी तरीके से छिप जाता है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है वो कहीं ना कहीं बादलों के द्वारा आ रहा होता है। इसीलिए हम अगर देसी भाषा में कहें तो उसको उजरिया रात भी कहते हैं, यानी कि उजाले वाली रात भी कहा जाता है इसको। और इसीलिए जो रात होती है उस दिन काफ़ी चमक रहती है रात्रि के समय भी, और हमें चीज़ें काफ़ी साफ दिखाई देती है और हम चाहें तो अपने वातावरण का और अपने मतलब आसमान का बहुत अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसी क्रम में मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शुरू के जो 15 दिन होते हैं
वो चंद्रमा के बनने के दिन होते हैं। ठीक है, चंद्रमा शुरू के 15 दिन बनता है और आपको पता होगा कि मिड ऑफ द मंथ के अंदर जाके चंद्रमा पूरी तरह से गोलाकार बनता चला जाता है, और जो लास्ट के 15 दिन होते हैं वो चंद्रमा के कटने के दिन होते हैं। तो आपने देखा होगा एंड ऑफ द मंथ में कि जो हमारी चंद्रमा होती है वो कट के एक पतली शेप में होती चली जाती है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा के बनने और चंद्रमा के मतलब छुपने की प्रक्रिया होती रहती है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सब जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सब जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। और आपको पता होगा कई बार उल्का पिंड जो है आसमान से ग्रसित हो मतलब घर्षण के कारण, ठीक है, वो धरती की ओर आग का गोला बनकर भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण जगह जगह पर भारी मात्रा में क्षति भी होती रहती है। तो मैं एक बात और इसके अंदर थोड़ी सी एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। तो डिस्कशन ये है कि जैसे कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि सही पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पे पैसे दे के पढ़ाई हो रही है, जैसे कई सारे ऐप हैं, बेजूस हैं और भी बहुत सारे कंपटीशन के ऐप हैं, तो उनको लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल सही पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, गलत पढ़ाया जा रहा हो या लो स्टैंडर्ड का डाटा दिया जा रहा हो। तो मेरी उन सभी दोस्तों से एक अपील है कि वो ओल्ड ईयर के जो सीटेट के पेपर हैं उसको उठाएं और उसमें देखें कि इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। और दूसरी तरफ वो एनसीईआरटी की बुक उठाएं, जिस क्लास के भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर भी देखें कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उस बुक के अंदर कंटेंट है कि नहीं है। याद रखिएगा, हम हमेशा वही कंटेंट को टारगेट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और हम हमेशा उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ रहा है उसको किसी भी हालत में सीटेट का एग्ज़ाम पास करवाना। तो अभी हमने एनसीईआरटी की सीरीज चला रखी है। जैसे ही एनसीईआरटी पूरी ख़त्म होगी फिर हमने सोचा है कि साइकोलॉजी को लेकर के आएंगे। साइकोलॉजी के बाद हम लैंग्वेज की बात करेंगे, और इतनी तैयारी होने के बाद आप बहुत ही आराम से सीटेट को पास कर पाएंगे। और जो उसके अंदर 8 या 7 नंबर का जो स्पेशल एजुकेशन का सेक्शन आता है उसके लिए हमने साथ साथ में स्पेशल वीडियो की भी सीरीज चला रखी है। तो वो भी अगर आप देखते हैं तो आपको आपकी तैयारी लगभग 100% हो जाएगी। और इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे टिप्स को फॉलो करेगा और मेरे वीडियो को देखेगा वो 100% सीटेट को निश्चित रूप से पास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े आकार के खगोलीय पिंड किस से बने होते हैं? खगोलीय पिंड जैसे गैसों से इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य भी एक तारा है। यानी कि क्या कहा गया है कि जिसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि उसके अंदर एक एनर्जी होती है और रोशनी होती है, वो तारा होता है। तो हमारे धरती के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। और ब्रह्मांड मंडल में ऐसे लाखों तारे उपस्थित हैं, इसीलिए हम रात्रि के समय जब आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे तारे दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल का अर्थ हो गया बहुत सारे तारों का समूह। ठीक है, जैसे 8-10 तारों का एक समूह होता है और वो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है आसान शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ये सेम क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर और बिग बियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल बियर क्या है? स्मॉल बियर क्या है? यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे
वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के साथ जुड़ना है या और लोगों को जोड़ना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसको जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, शेयर चैट, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है? बहुत ही फेमस तारा है ये। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। इसकी विशेषता क्या है? यह आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। वो जगह कौन सी है? तो वो जगह है उत्तर दिशा और इसको उत्तरी तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है, तो उस कथा में हम नहीं जाएंगे। जिनको भी इसके बारे में जानना है वो और सोर्स के माध्यम से जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारे की स्थिति की जांच किस तारीख की सहायता से की जाती है? ध्रुव तारे की स्थिति की जांच सप्तऋषि तारे की सहायता से की जाती है। ध्रुव तारे की स्थिति की जांच किससे की जाती है? सप्तऋषि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था तारा किसे कहते हैं, अब जानते हैं ग्रह किसे कहते हैं। जिन खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक ग्रह है। तो याद रखिएगा, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती वो ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उन्हें तारा कहा जाता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है। तो आई होप कि आपको तारा और ग्रह के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेनेट आई का क्या अर्थ है? परिभ्रमण, चारों ओर घूमने वाला, इसे प्लेनेट आई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के नज़दीक सबसे कौन सा तारा है? पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक सूर्य तारा है। ठीक है, सर्वाधिक नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य तारा है, जिसकी रोशनी के ऊपर हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से आश्रित है। जिस दिन सूर्य की जो आयु दी गई है वो पूरी हो जाएगी और सूर्य अगर यहाँ से नष्ट हो गया तो आपरूप हम लोग भी एक बर्फ़ के गोले के समान जम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं जो छोटे छोटे पदार्थ से बने होते हैं। कौन कौन से ग्रह बताए? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छल्ले वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में। आंतरिक ग्रह क्या होता है? दो तरह के ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यह चट्टानों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह क्या होते हैं? सूर्य से बहुत दूर तक तथा बड़े आकार के हैं। यह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। अगर आसान भाषा या आसान शब्दों में समझें तो सूर्य की कक्षा या सूर्य के नज़दीक जो ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो सूर्य की कक्षा से बाहर के ग्रह हैं या उससे दूर के ग्रह हैं उन्हें बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो ये छोटी सी लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बड़ी आसानी से अंतर समझ पाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि खाली मेरे वीडियो को बेड पे लेटे लेटे देखने से कुछ नहीं होगा, या फिर कान में लगाए सुनने से नहीं होगा। आप वीडियो को देखें
और वीडियो के साथ साथ इस चैप्टर के लेसन को एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ें। और कुछ दिनों में सीटेट को लेकर के मेरी एक टिप्स वाली वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा कि सीटेट की तैयारी करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि इन बातों को फॉलो करने से हम बड़े आराम से सीटेट को पास कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप एनसीईआरटी की बुक, जो भी लेसन आप मेरे वीडियो का देख रहे हैं, उसकी एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ें उसको, और चीज़ों को हाईलाइट करें और मेरे वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको चीज़ें बड़े आराम से याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है? सोल शब्द सूर्य देवता के लिए प्रयुक्त होता है। सोल शब्द सूर्य देवता के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर का क्या अर्थ है? सौर का क्या अर्थ है? यह शब्द सूर्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य परिवार को क्या कहते हैं? सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सूर्य के परिवार को सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सहचर कौन सा ग्रह है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के सहचर के रूप में किसको जाना जाता है? तो पृथ्वी का सहचर चंद्रमा है, तथा चंद्रमा एक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जियोग्राफी का क्या अर्थ है? पृथ्वी का विवरण यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जियोग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजी का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का अध्ययन। ये वर्डिंग जरूर याद रखिएगा, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। मैट्रिक का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का मापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइड का क्या अर्थ होता है? तो आइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।